फोम तो बड़ा भैया फ्लेक्सिबल था, वो 250 ग्राम का भी हो सकता था, 500 ग्राम का भी हो सकता था, 1 किलो का भी हो सकता था, उससे उनको मतलब नहीं था। वो फोम सिर्फ इसलिए उन्होंने लगाया कि उसमें किसी तरीके के आपस में डाली में झगड़ने में, आपस में हवा चलने पे कोई दाग न बने। अभी नहीं, अभी आ रहे हैं, कीड़ा मकोड़े पे भी आ रहे हैं। तो यहाँ उन्होंने इंजीनियरिंग लगाई, उस पर फोम लगा दी और साइज कंट्रोल करने के लिए उन्होंने नंबर ऑफ फ्रूट्स को कंट्रोल कर लिया। ठीक है जी, यहाँ तक तो बात हमारे समझ में आ गई। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अब दूसरी समस्या उनके सामने आई, जिससे हम अभी ग्रसित हैं कि हमारे यहाँ फ्रूट फ्लाई ने इतना ज्यादा डैमेज किया हमारे अमरूद को कि आज हमें 100 रुपए किलो नहीं मिल रहा, खरीदना पड़ रहा है, और वो भी नहीं मिल रहा है। और मैं तो बहुत ज्यादा शौकीन हूँ अमरूद का, क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ, और डायबिटिक आदमी जितना अमरूद खाए उसका शुगर तुरंत नीचे आ जाता है। ये बिल्कुल जानी हुई बात है। आप अभी अमरूद खाइए और अपना शुगर टेस्ट करा लीजिए, उससे पहले टेस्ट करा के देख। मैं तो करके देखता हूँ ना, जब मैं वहाँ पढ़ता हूँ कोई चीज तो खा के चेक कर लेता हूँ। आप चेक कर ले। खराबी भी एक है, स्वाद तो इनका ठीक है, नारियल जैसा है, लेकिन TSS इसका कम है। हम ये सारी टेक्नोलॉजी इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप इसको अपने यहाँ लगा सकते हैं, और आपका TSS उस स्टैंडर्ड से आ जाएगा तो वो अमरूद मार्केट से बाहर। TSS क्या है? मतलब टोटल शुगर, सॉल्युबल शुगर। इसी के थ्रू चेक कराएं। हाँ, टोटल सॉल्युबल शुगर। किसी चीज की मिठास को नापने का पैमाना वो TSS होता है। तो इसमें मान लिया 8 या 10 होगा, हमारे में 12-13 तक है, तो हमारे ज्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से इन्होंने किया। अब करते क्या थे ये, दूसरा काम, इसमें जो तीसरा इंजीनियर था वो मार्केटिंग एक्सपर्ट था। तो उसने अपनी एक साइट बनाई, और साइट पे लिखा ऑर्गेनिकली प्रिपेयर्ड वेल ग्रेडेड विदाउट एनी केमिकल गुआवा। उस साइट को उसने लॉन्च किया, और लॉन्च करने के साथ छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स उसके अंदर डाली अमरूद की सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस की, और कहा कि वी डू नॉट सप्लाई, हम किसी को मार्केट में नहीं बेचते, हम तो ऑनलाइन सप्लाई करते हैं। और उन्होंने एक अपनी वेबसाइट बनाई, ऑनलाइन सप्लाई। आप उस पर जाइए, क्लिक करिए, 250 ग्राम का 5 किलो, वो उतना पैक करेंगे और आपके पास सीधे डिलीवरी। जैसे आजकल हम लोग स्विगी करते हैं। आजकल हमारे घर में जब खाने की बात करो तो लेडीज की व्रत रहेगी तो बोलेंगे क्या बनाए, तो बोलेंगे कि हम तो आज व्रत हैं, तो हम कहते हैं हम स्विगी कर लेंगे। ये क्या है भाई, स्विगी क्या कर लोगे, समझते हो आप? स्विगी कर लेंगे मतलब ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे, खाना हमारे घर। मैं सिर्फ अमरूद की बात कर रहा हूँ। अब देखिए ये मार्केट में आने लगा। अब मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ। इसके आने के बाद जो हमारे थोड़े बहुत अमरूद मार्केट में आए, उनका रेट क्या हो गया? जो कि 30 रुपए किलो बेचते थे वो भी 80 रुपए या 90 रुपए हैं। और उनको मालूम कैसे लोग भेज रहे हैं। मैं चितईपुर मार्केट में कल घूम रहा था, और इसी पर्पस से घूम रहा था कि देखें अमरूद खोजने के लिए, तो देखा कि कागज में लपेट के अमरूद रखे हुए हैं। तो मैं दूर से ही समझ गया कि ये तो रमना वाला अमरूद है, क्योंकि ये तो वो पॉली बैग में है नहीं, इस तरीके से उन्होंने किया नहीं है। तो मैं कहा जरा से इसको खोलो भाई, जरा हम देखना चाहते हैं। तो बोला 100 रुपए किलो। मैंने कहा कि रमना का अमरूद 100 रुपए किलो दोगे? तो बोला साहब आप कैसे जानते हैं कि रमना का है? मैंने कहा ये तो अखबार दैनिक जागरण है, और ये बनारस से प्रकाशित हुआ है, इसलिए रमना का है। मैंने कहा आपने ये भी पढ़ लिया? मैंने कहा हाँ। तो हमने कहा इसको खोल के दिखाओ, तो अभी हम बता दें कि और कंफर्म करता हूँ। तो जब उसने खोला तो चितकाबर, कई हरे रंग का, और बीच में गिलहरी भी काटी। तो सारे चरित्र हमारे उसमें दिख रहे थे बनारस के। हमने कहा सारे चरित्र हैं, आप भी बताओ। तो जाने लगा तो नमस्कार भी उसने किया, और मुझे 70 रुपए किलो में दिया। मैं लेके आया। ये हमारा चरित्र है, उस अमरूद के अंदर था। समझ में आ गई ना? नकल तो हम बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन इधर से थोड़ा कम अकल लगाते हैं। यही मैं समझाना चाहता हूँ कि FPO जो है उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। और उसको मैं एक लाइन में उदाहरण देके कह सकता हूँ। आप में से कौन लोग कौन सा अखबार पढ़ते हैं? बताइए जरा सा, कौन सा अखबार पढ़ते हैं आप? बताइए, जो पढ़ते बताइए। आज पढ़ते हैं, गुड। और अमर उजाला। अब असेसमेंट करते हैं, कैसे हम प्रेडिक्शंस करते हैं, उसका आधार क्या है, ये हमें सीखना पड़ेगा।
कि कौन दैनिक पढ़ेगा, कौन आज पढ़ेगा, कौन अब इनके यहाँ जितने पढ़ने वाले आएंगे इनके ग्राहक होंगे, आज पढ़ेंगे। लेकिन कोई अखबार वाला, कोई संपादक आप में से किसी के घर नहीं गया होगा और उसने कहा होगा कि आप ये अखबार पढ़ो। किसी ने नहीं कहा होगा, नहीं कहा ना। हमने अपने अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार उन अखबारों का चयन किया और चयन के अपने अपने आधार रहे। आधार अलग अलग हैं, मैं उसको बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता। जिसको लागू किए थे अखबार वालों के लिए, उन्होंने ये कहा था कि अखबार के पहले पन्ने पर हमेशा अच्छी खबर होगी, क्योंकि इजराइल जैसे में रोज बम ब्लास्ट होता था। अगर दैनिक जागरण का संपादक वहां पहुंच जाए तो पहले पन्ने पे वो चीथड़े ही छापेगा। लेकिन इजराइल की सरकार ने कहा नहीं, हमारा पहला पन्ना जो खोलेगा वो अच्छी खबर से खुलेगा। और उसकी नकल 10 साल बाद आज दैनिक जागरण कर रहा है, एक छोटा सा वो स्टार बना के और हंसता हुआ चेहरा बना के अच्छी खबर वहां लिख देता है। जैसे आज की अच्छी खबर क्या थी, दैनिक जागरण जिन्होंने पढ़ा होगा कि गंगा में क्रूज आया, ये अच्छी खबर, उन्होंने ऐसा बना के लिखा। ये वहां से टेक्नोलॉजी दे गया इजराइल में। ये गवर्नमेंट का रूल था कि पहले पन्ने पे कोई बकवास नहीं छापेगा, विकास की खबर छापोगे, अच्छी खबर छापोगे। उसके बाद के पन्नों पे तुम मार धार झगड़ा जो छापना है छापो, लेकिन पहले पन्नों पे आपके ये होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्रेडिबिलिटी है वो आपको अपने आप मार्केट तक पहुंचा दे। जैसे दैनिक जागरण या आज या अमर उजाला जो भी हो आपके पास तक अपने आप उसकी क्रेडिबिलिटी के चलते आता है, आपका प्रोडक्ट भी आपकी क्रेडिबिलिटी के कारण मार्केट तक जाएगा। तो दूसरी चीज जो एफपीओ को करनी है वो है क्रेडिबिलिटी अपनी डिसाइड करनी है, और मार्केटिंग इसका बहुत बड़ा फैक्टर है। अब देखिए, हम आते हैं मेन मुद्दे पे जो मेरा टॉपिक था। इतनी बात तो मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताई कि सोचने की क्षमता डेवलप करने। अब है कि गवर्नमेंट किस तरीके से आपकी हैंड होल्डिंग करेगी। हैंड होल्डिंग का मतलब ये है कि हम आपके साथ पकड़ें और कुछ कदम चलें, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे कुछ कदम जो है बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उस समय हम आपके सिर्फ हैंड होल्डिंग करेंगे। जैसे एक छोटा सा बच्चा 9 महीने के बाद जब पहला कदम रखता है तो माँ और बाप उसके साथ कुछ कदम तक चलते हैं, उसके बाद तो फिर वो दौड़ने लगता है। लेकिन वो हमेशा तो नहीं पकड़ के रखते, कुछ ही समय के लिए 2, 4, 6 कदम या 2 दिन 4 दिन के लिए उनको सिखाते हैं। तो सरकार की जो पॉलिसी है उसको आप हैंड होल्डिंग के रूप में समझें कि हम आपके पैर पे चलने की जो क्षमता है उसको सिर्फ हाथ से पकड़ के विकसित कर रहे हैं, कि आपका हाथ पकड़ेंगे और आप अपने पैर से चलेंगे। तो ये चीज़ें हैं सर। तो इसलिए सरकार आपको फुल सपोर्ट क्या करेगी, सिर्फ हैंड होल्डिंग का देगी। अब हमारे पास आते हैं स्कीम को अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में क्वालिफाई कराएं तो हम देखेंगे कि पहली चीज़ है कि हमारे पास उत्पादन आना चाहिए, उत्पादन करने की क्षमता विकसित होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है किस तरीके का उत्पादन हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, ये डिसाइड करना है। फिर तीसरी चीज आती है कि उसको खेत से लाके हमें संरक्षित कैसे करना है, उसकी ग्रेडिंग पैकिंग करनी है, और उसके बाद तब हम उसको मार्केटिंग चैनल में डालेंगे। अब ये सारी प्रक्रिया के साथ साथ फिर हम उसकी मार्केटिंग के लिए विदेश तक चले जाएंगे। अब इसको चरण से समझते हैं। अगर आप मान लिया किसी भी फसल की खेती करना चाहते हैं तो फिर सरकार आपकी हैंड होल्डिंग के साथ आती है कि आप क्या खेती करना चाहते हैं, उसके बारे में हम आपको बता दें। कि अगर आप केले की खेती करना चाहते हैं तो सरकार कहती है हम आपको पहले साल में 30,700 रुपये का अनुदान देंगे, आगामी वर्षों में 9,000 का देंगे। आप आम अमरूद की खेती करना चाहते हैं तो 3 वर्षों में अलग अलग चरणों में आपको प्लांटेशन में, उसके रखरखाव में, और उसके बाद उसके 3rd ईयर के में फिर उसमें आपको सरकार मदद के रूप में देती है, और ये सारी मदद आपको डीबीटी के माध्यम से होती है। तो अब यहाँ पे आपका चरण सरकार ने हैंड होल्डिंग की। फिर आप कहते हैं हम ऑर्गेनिक तरीके से साफ करना चाहते हैं तो सरकार क्या कहती है, आइए वर्मी कंपोस्ट लगाइए, HDP वर्मी बेड डालिए, हम उस पर आपको सब्सिडी दे रहे हैं। तो 50,000 रुपये की सब्सिडी हम किस पे देंगे आपको, HDP वर्मी बेड अगर आप लगा रहे हैं तो 8,000 रुपये की सब्सिडी, मतलब प्लास्टिक का छोटा सा यूनिट, और परमानेंट स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसकी इकाई लागत अगर 1 लाख रुपए है तो हम 50,000 रुपये की सब्सिडी आपके खाते में डाल देते हैं। फिर आप कहते हैं साहब या तो हम यहाँ तक तो समझ गए, सब ऑर्गेनिक कर लेंगे। अब हमको सर दिक्कत आ रही है कि हम बेमौसम की सब्जियों में परेशान हो जा रहे हैं सर, हम तो कलर्ड शिमला मिर्च करना चाहते हैं, कुछ लोग कहेंगे हम जुगनी की खेती करना चाहते हैं। जुगनी समझते हैं, आजकल वो तरोई की जो वेराइटी है जो कलर्ड आती है तो उसकी मार्केटिंग करना चाहते हैं। तो ये बेमौसम की सब्जी करेंगे तो सरकार क्या करेगी, फिर सरकार आपके साथ हैंड होल्डिंग करती है, कहती है आप पॉली हाउस लगा लें,
शेडनेट हाउस लगा लो, हम उसमें भी सब्सिडी आपको 50% देते हैं, जो कि 4,67,000 रुपये प्रति 1,000 स्क्वायर मीटर की है। वहाँ भी आपकी हैंड होल्डिंग है। फिर आप कहते हैं साहब हमारे पास लेबर की सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो पावर टिलर्स आप दिला दो या मेड़ बनाने की टेक्निक हमें बना दो। फिर वहाँ सरकार आपकी हैंड होल्डिंग करती है, कहती चलो 1 लाख रुपए तक का पावर टिलर पे छूट हम देंगे, 75,000 रुपये तक की महिलाओं के लिए स्पेशल व्यवस्था हमने कर रखी है, 50,000 तक की अलग अलग उसकी कैपेसिटी के साथ कर रखी है। तो यहाँ भी सरकार आपकी हैंड होल्डिंग के साथ फिर खड़ी हो जाती है। और उसके बाद आप कहते हैं कि साहब मार्केट में तुरंत कोई चीज़ हमें ले जानी है, तो अभी उसको तुड़ाई करनी है, तुड़ाई करने के बाद उसकी ग्रेडिंग करनी है, पैकिंग करेंगे, तब ना मार्केट में लेके जाएंगे। फिर सरकार कहती है मैं आपकी हैंड होल्डिंग करती हूँ। वो कहती है कि ऑन फार्म हैंडलिंग यूनिट आप लगा लो, उसमें भी आपको 2 लाख रुपए तक की छूट देगी। क्या करना है उसमें, छोटा सा कमरा जैसे ये हॉल बना दिया, आगे वर्किंग शेड डाल दिया, एक पानी की टंकी डाल दी और सबमर्सिबल लगा दिया, और उसमें 2 लाख रुपए की सब्सिडी आप सरकार से ले लीजिए, क्रेट्स ले लीजिए, वेइंग बैलेंस ले लीजिए। आप जो भी मार्केट्स के लिए देखिए, कोई भी सब्जी आप तोड़ते हैं, होता क्या है, हमारा जो लॉस है वो फार्मर के खेत से और खाने वाली के टेबल के बीच में जाने पर अलग अलग सब्जियों में 27% तक है। जैसे पत्ते वाली सब्जी हैं या कंद वाली सब्जियां हैं या फल वाली सब्जियां हैं, इनमें अलग अलग, लेकिन लॉस तो अल्टीमेटली फार्मर का ही है। क्यों होता है लॉस, कि आप पत्ती वाली सब्जियों को तोड़िए और ले आके पानी में डाल दीजिए, देखिए आपका लॉस परसेंटेज बढ़ जाएगा। लेकिन उसको ले आके एक ऐसे शेड वाली जगह में रखिए जहां पर वो थोड़ा उसका तापमान कम हो जाए, और कम हो जाने के बाद तब फिर आप उसको पैकिंग करिए, मार्केटिंग करिए। कुछ एक सब्जियां हैं जिनको आप लाके धुल सकते हैं, तो ये तकनीक के साथ आप क्या, अगर एफपीओ हैंड होल्डिंग करता है, एफपीओ फार्मर के साथ जुड़ता है और कहता है कि नहीं ऑन फार्म हैंडलिंग के लिए भी हमें ये सिस्टम डेवलप कर लिया जाए, तो आपको 2 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल जाएगी। उसमें आप क्रेट्स खरीद लेंगे, वेइंग बैलेंस हो गया, आप ग्रेडिंग कर लीजिए, पैकिंग कर लीजिए, और ग्रेडिंग पैकिंग करके फिर आप उसे मार्केट में जब लेके जाएंगे तो वहाँ का। अभी थोड़ी देर पहले हमारे जिला उद्यान अधिकारी ने कहा कि आपका 80 से 90% रॉ प्रोडक्ट मार्केट में जा रहा है। तो आपने कहा साहब इतनी सारी बातें बता दी, लेकिन एंटरप्रेन्योर बनने वाली बात नहीं बताई। उसके लिए भी व्यवस्था सरकार करती है, कहती है अगर आप प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डालना चाहते हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बिल्कुल बहुत बड़ा मत समझिए कि बहुत खतरनाक अंग्रेजी का शब्द है। प्रोसेसिंग का मतलब कोई भी चीज में वैल्यू एडिशन कर देना। वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं, 2-3 तरीके के उदाहरण मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लिया कि आपको मालूम है कि आम सीजन में मिलता है और अचार साल भर खाया जाता है। कोई जरूरी नहीं कि आप अचार ही डाल दो, नहीं, आप आम की फांके काटकर ब्राइन सोल्यूशन में, पानी में, बड़े ड्रम में, नमक के घोल में उसको महीनों रख लो, और जब आम का सीजन चला जाए तब आप अचार वाले से बोलो कि आम चाहिए, तो बोलेगा कि हाँ साहब चाहिए। बोले क्या रेट दोगे, तो उस समय तो कच्चा 10 रुपए किलो मिल रहा था, तो वो बोलेगा इस समय तो ऑफ सीजन है। बोले हमने रखा हुआ है, आप हमारी क्वालिटी चेक कर लो। आपने कुछ नहीं किया, उसको ब्राइन सोल्यूशन में उसको 2-4 महीने के लिए रोक लिया आपने। नमक का घोल बना, नमक का घोल बना के, नमक का घोल बनाकर अचार। आप ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं, आप सुनिए बुनिए पहले। ये हम आपको सिर्फ योजनाएं बता रहे हैं, जानकारी चाहिए तो बता देंगे। ट्रेनिंग में फिर बड़ा समय लगेगा। फिर खाद्य प्रसंस्करण यूनिट में आपको मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ सरकार आपकी हैंड होल्डिंग कर रही है, क्या क्या कर सकते हैं आप अपने एफपीओ को किस तरीके से आगे एडवांस करना चाहें, इन चीजों को जोड़िए। तो जैसे एक वो बहुत लंबा टॉपिक है, हाँ, तो उसमें आप ब्राइन सोल्यूशन बना के उसमें रख लीजिए आप। इवन जो है आपका ये तो हो गया, जो चीजें हो गई कि हम उनको अभी खा नहीं सकते, लेकिन प्रसंस्करण यूनिवर्सिटी के लिए एक चैनल दे सकते हैं, उनको फीडबैक दे सकते हैं। 2 लाख, 1 लाख, 2 लाख रुपए सर वो है। अगर नई इकाई आप डाल रहे हैं तो उसमें बताया मैंने कि 2 लाख रुपए है, और उसमें इसको कंफ्यूज मत करिए, इसमें आप ब्राइन सोल्यूशन भी बना सकते हैं, प्यूरी बनाइए, सॉस बनाइए, अलग चीज है, लेकिन आप सिर्फ उसको स्टोर करके भी रख रहे हैं तो भी एक आपकी प्रिजर्वेशन यूनिट के रूप में वो माना जाएगा, वो स्टोरेज भी आपका है। इसी के साथ ड्राई स्टोरेज की भी बात कर लें साथ ही साथ, कि अगर प्याज आपके पास उत्पादन हो रही है और जैसे ही उत्पादन हो रही है आप मार्केट में जाते हैं तो क्या दाम मिलता है, 600-500 यही मिलेगा। और अगर 2-4-6 महीने रुक जाइए तो इजिप्ट वाली प्याज आने लगती है, वो 80 रुपए 100 रुपए किलो तक जाती है। तो आपको करना क्या है, उस टाइम फ्रेम में आपको उसको स्टोरेज कर लेना है। तो स्टोरेज करने के लिए क्या, प्याज भंडार गृह बना लीजिए आप,
उसमें 87,500 रुपए की छूट आपको दे रही, 25 मीट्रिक टन का प्याज भंडार गृह बना लीजिए, 87,500 रुपए की छूट ले लीजिए। ये वैल्यू एडिशन आप कर लीजिए। आज प्याज आपकी खेतों से बाहर आई, आपने 6 महीने उसको सिर्फ रोक लिया, आपने उसके अंदर वैल्यू ऐड कर दी। वो जो चीज 6 रुपए किलो थी आज वो 20 रुपए किलो हो गई। ये एफपीओ कर सकते हैं, लार्ज स्केल पे प्याज भंडार गृह बना सकते हैं। हाँ, उसमें ये चीजें ध्यान देने वाली कि इसका प्रशिक्षण लेते हैं कि उस भंडारण करने वाली प्याज में अंतिम दिनों में किस तरीके की सावधानियां रखी जाती हैं। ये ट्रेनिंग का एक विषय है कि उनको किस तरीके से भंडारित करें, नत्रजन का प्रयोग कब तक करें, कब रोक दें। क्योंकि जो तुरंत खाई जाती है प्याज, जैसे हम कहते हैं कच्चा आलू और पक्का आलू, कच्चा आलू और पक्के आलू की क्या पहचान है? कच्चा आलू वो होता है जिसकी जो छिलका यूं ऐसे उंगली से करो आप तो वो निकल जाए, मतलब कच्चा आलू है। और पक्के आलू क्या होता है? जो उसका थोड़ा सा टाइम मेहनत लगे उसको छिलका निकलने में। तो पक्के आलू, वो पका हुआ आलू कितने दिन तक रख सकते हैं? काफी दिन तक रख सकते हैं। और कच्चा आलू तुरंत अगर मार्केट में 40 रुपए किलो मिल रहा है खना, और मार्केट में, तो ये एक डिफरेंस की बात समझ में आती है। तो यहाँ भी सरकार आपकी हैंड होल्डिंग करती है, तो यहाँ भी आपको मदद करने के लिए तैयार है कि हम जो न खा सके उसको कम से कम रिजर्व तो करें। अब आती है बात की मार्केटिंग। अल्टीमेटली सारी चीजें तो जाके रुकती हैं मार्केट। तो मार्केट करने के 2-3 ऑप्शन जैसे हैं। एक तो आपकी लोकल मंडी है, जैसे मैंने बताया, अभी नाम लेके आपको बताया कि तमाम मंडियों के नाम आप जानते हैं। लेकिन आप एफपीओ की हैसियत से मैं कहूँगा कि आपका एक प्रोक्योरमेंट सेंटर भी होना चाहिए। हर एफपीओ के पास अपना एक प्रोक्योरमेंट सेंटर होना चाहिए, क्योंकि प्रोक्योरमेंट सेंटर जब तक नहीं होगा तब तक आप उस चीज़ों को क्वालिटी वाइज एनालाइज नहीं कर पाते। और इसके लिए मैं, जो प्रोकाशी वाले हैं, जो लोग भी हैं, मैं ये जरूर कहूँगा कि एक वेबसाइट इनको जरूर बना के दे दीजिए, जिसमें एक छोटा सा मेरा पर्सनल सजेशन, अगर आप इसे माने, जितने भी किसान हैं उनका सारा डाटा हो। उनके सारे डाटा इन द सेंस नाम पता से नहीं है कि नौहानीपुर के किसान ने इस तारीख को टमाटर का बीज डाला, ये डाटा उसमें एंटर कर दिया है उस वेबसाइट, जो आपकी इंटरनल क्लोज, जो आपके अपने डाटा बैंक के रूप में काम करेगी। और उनने ये एक्टिविटी इस तारीख को की, और इस तारीख को इनके में फ्लावरिंग आई, और इस तारीख की आपकी फसल आ जाएगी। ये डाटा आपके ऑफिस में होना चाहिए इंडिविजुअली लेवल पे, और उसमें बहुत आसान है, वो टेलीफोन से ही बता देगा कि हमने आज रोपाई कर दी। तो आपको उसके डाटा के सामने डालना है टमाटर की वैरायटी, रोपाई का दिनांक, और डाल। और उसके बाद अगर आप और अपने एफपीओ को एडवांस करना चाहते हैं तो उसमें जो कल्चरल प्रैक्टिसेस आप कर रहे हैं, तो उसमें कल्चरल प्रैक्टिसेस में क्या कर रहे हैं वो डालिए कि साहब उन्होंने दवा कब डाली, खाद कब डाली, उसमें निराई गुड़ाई कब की। ये सारी चीज़ें अगर आप डाटाबेस के रूप में रख लेंगे तो मैं चैलेंज के साथ बताता हूँ कि आपकी भी फैक्ट्री की तरह काम होगा। आप ये बता सकेंगे कि इस तारीख को इतनी मात्रा में हम टमाटर की सप्लाई इस मार्केट में दे सकते हैं। और यही प्रेडिक्शन आपको एफपीओ को आगे ले जाने में बहुत मददगार। एक मार्केटिंग के लिए एक तो डाटाबेस आपका चाहिए यहाँ पे, जो कि आपको इंटरनल लेवल पे तैयार करना है। उसमें एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, हम अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि जब आप कोई फसल लगाते हैं तो उसकी वैरायटी जरूर आपको पता होनी चाहिए, और सिर्फ वैरायटी ही नहीं, उसकी खासियत भी पता होनी चाहिए। ये वैरायटी आपने चुनाव क्यों किया? जैसे मान लिया कि किसी ने किसी वैरायटी का चुनाव किया, उसके पीछे उसका कारण क्या है? अगर उसको चेन्नई की मार्केट पकड़नी है तो वैरायटी क्या? अगर उसे दुबई की मार्केट पकड़नी है तो वैरायटी क्या है? उसका मैं उदाहरण आपके सामने रखता हूं कि अगर आपको यूरोपियन कंट्री में मटर भेजनी है, मटर आप लोगों ने भेजी होगी, तो उसमें क्या होनी चाहिए कि उसकी जो सतह हो चिकनी हो, उसमें दानों का उभार नहीं होना चाहिए। वो यूरोपियन मार्केट में अच्छी चलेगी, ये ब्रिटेन में चली जाएगी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जहां भी भेजना भेजे। लेकिन अगर आप शारजा, दुबई भेजना चाहते हैं तो अगर उभार भी होगा तो मटर आपकी चली गई होगी ना, उभार वाली भी गई होगी। लेकिन ईयू में भेजनी है तो वहां वो इंदू गई थी, मिर्च की इंदू। मिर्च की वैरायटी में क्या है, असल में होता क्या है कि हम जब उनको टेंडर डालते हैं तो हम कहते हैं कि साहब हम हरी मिर्च भेजेंगे, हम टेंडर ये डालते हैं ना ग्रीन चिली। वहां जाने के बाद अगर वो ऑरेंज हो गई या येलो हो गई या व्हाइट हो गई तो टेंडर निरस्त। वो ये नहीं जानते कि उसमें कैप्सिसिन चेंज हुआ, कुछ नहीं, ग्रीन चिली मींस ग्रीन चिली। और होता क्या है, हम अपनी मिर्च को जानते ही हैं, 3 दिन जरा पॉलीथीन में बांध करके रखिए तो पहले हरापन गायब,
उसके बाद फिर लाल लाल दिखाई देने लगती है। तो वो तो कहते साहब हमने तो ग्रीन चिली ऑर्डर किया था, ये रेड चिली कहाँ से आ गई, चाइनीज माल कहाँ से भेज दिया, ये प्रॉब्लम आती है उनको। तो वो बड़े स्पेसिफिक हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी आपको इस सब चीज़ों को करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सवाल आता है कि सरकार की क्या हैंड होल्डिंग है। सारी हैंड होल्डिंग हो गई। अब देखिए उसमें क्या करेंगे हम, हमारी एक पोर्टल है जिसका नाम है हॉटनेट। उस पोर्टल में हम आपको रजिस्टर करेंगे और उसके रजिस्ट्रेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। ऐसे नहीं उस पोर्टल में हम आपको डाल दें, आप अपनी जमीन का चौहद्दी बताएं कि मेरी जमीन के अगल बगल पोखरा है, तालाब है, बाग है, फलाने का खेत, ये खेत, वो खेत, और अपनी फसलों का उसमें विवरण देते हैं कि हम कौन कौन सी फसलें लगाएंगे और उनकी प्रजातियां क्या हैं। वो हम आपका पोर्टल पे उसे कर देंगे। अब इसका फायदा क्या होगा, जब हम हॉटनेट के पोर्टल पे डालेंगे तो अपने आप ये डाटा फिल्टर होके एपिडा के पोर्टल पे चला जाएगा और एपिडा के पोर्टल पे फिर वो शो करने लगता है पूरे इंडिया में। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ आपका डाटा अपने हॉटनेट पे डालना है और ये ऑल ओवर इंडिया ये डाटा शो करेगा कि नवहानीपुर में फलाने किसान के यहाँ ये फसल लगा। उसके बाद तब फिर आता है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का प्रोसेस। वो एक अलग प्रोसेस होगा, वो बड़ा लंबा है। उसके लिए क्योंकि हमारे पास वो है नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग है नहीं, वो हाँ उतना ही। तो यही हमारी जो है सारी स्कीम्स थी। जानकारी देनी है। ये सारी स्कीम इसलिए आपको नक्शल में लेके आया कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट फ्रॉम वेरी प्रोडक्शन टू लेके मार्केटिंग तक आपके साथ हैंड होल्डिंग में खड़ा है। आप जब चाहें जिस मंच पर चाहें इस सारी सुविधाओं को आखिरी के 15 दिन तक सिंचाई कंट्रोल रखें, कम करें।